नमस्कार। रेनबो सेलेब्स प्रोग्राम का आगाज आज हम कर रहे हैं इस जज्बात से। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। संजीदा शायर और पत्रकार आलोक श्रीवास्तव से आज हमारी गुफ्तगू होगी इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आलोक? बहुत बहुत शुक्रिया एफएम रेनबो का और राशि जी आपका भी। आज आपने याद किया अपने इस नए नवेले प्रोग्राम में, तो मैं बहुत अच्छा हूँ। और अक्सर कोई पूछता है कि कैसे हैं आप, तो मैं कहता हूँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ। वो तो आप हैं आलोक। मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, पिछले दिनों एक बहुत ही खूबसूरत शिव तांडव स्त्रोतम सुनने को मिला और मुझे पता चला कि उसका भावानुवाद है वो आपने किया है। ये ख्याल, ये सोच कैसे आई? क्योंकि इसे बहुत प्यार मिला, इसे लोगों ने एक्सेप्ट किया और ये बिल्कुल वायरल हो गया चारों तरफ। कैसे? ख्याल, विचार और प्रेरणा, ये दोनों ही जो हैं वो हमारे हिंदी फिल्म जगत के ख्यात अभिनेता आशुतोष राणा जी का था। और एक चर्चा के दौरान उन्होंने मुझसे अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की कि आलोक, मैं चाहता हूँ कि शिव तांडव स्तोत्र जो है उसका भावानुवाद हिंदी में किया जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों शिवानुरागी जो हैं वो उसे पढ़ते हैं और संस्कृत के कारण उसके भावों को, उसके शब्दों को सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। तो पहले तो मुझे कठिन लगा ये कार्य। मैंने उनसे कहा भी कि बड़ा पेचीदा काम है, लेकिन फिर मतलब संक्षिप्त में कहूँ तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो कार्य हुआ और हमने उसके 5 जो श्लोक हैं उनका भावानुवाद हिंदी में किया। और पिछली शिवरात्रि पर जैसे ही वो सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते वो मिलियंस और बिलियंस में उसकी पहुंच हो गई और लोगों ने उसे बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, लाइक्स एंड शेयर्स हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए और बहुत पसंद किया गया। और सचमुच में मुझको व्यक्तिगत रूप से कल्पना नहीं थी कि वो इतना सुंदर जो है, और उसका पाठ भी आशु भाई ने बहुत आत्मा से, बहुत आत्मीयता से, वो चूँकि स्वयं भी बहुत बड़े शिव भक्त हैं, राम भक्त हैं, तो वो उस लिहाज से भी उन्होंने जो एक तरह से एक स्तुति है वो शिव की हमारी तरफ। सुनाएंगे क्या थोड़ा? हाँ, मैं बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है, मैं एफएम रेनबो पर उसका पाठ कर रहा हूँ। इसके कुछ श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का। क्या बात है। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे 3 लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है। मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। बहुत सुंदर। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, वे मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल हैं, वही जनक जनन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम। अब ये तो शिव तांडव के श्लोक हैं। अब शिव क्या हैं ये उन्होंने मुझे समझाया, आशुतोष राणा जी ने। और फिर वो जो मैंने लिखा कि शिव क्या हैं, विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। क्या बात है, क्या विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आलोक। और आप के
परिचय में मैंने कहा था कि बेहद संजीदा कवि, और अपनी ही जिसे आपने लिखा है, भावानुवाद किया है, और पढ़ते हुए आपकी आंखें पूरी तरह से नम हो गईं। शिव भक्त आप होंगे जरूर, क्योंकि ये संभव ही नहीं है इस तरह की रचना करना बगैर अगर कहीं से वो प्रेम या श्रद्धा या विश्वास उसमें न हो। आप बहुत भावुक हो जाते हैं। रिश्तों का कवि कहा जाता है आपको, आपको दुष्यंत की परंपरा का आलोक कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे शिव तांडव पर। आप शिव भक्त हैं, जरूर होंगे, तभी जैसा मैंने कहा कि इस तरह से ये बात आई और आप पढ़ते पढ़ते इतने संजीदा हो गए, इतने इमोशनल हो गए। बेशक मैं बहुत ईश्वर में पूरी आस्था है, और शिव जो हैं वो मेरे आराध्य हैं, आराध्य हैं, क्या आराध्य रहे हैं। और मुझे लगता है कि शिव जो हैं वो संपूर्ण देव हैं, जो जैसे कहते हैं ना, देवाधिदेव हैं। तो उनकी जो कृपाएं हैं, उनके जो मैसेजेस हैं हमारी आज की ज़िंदगी में भी, कि मतलब आप सब कुछ दूसरों का जो भी इधर उधर जो भी खराब हो रहा है उसको अगर ठीक करना, मतलब जैसे नीलकंठ विष को धार लेना और स्वयं सिद्ध होकर और अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करना। समाज की तमाम, देखिए क्या है, आपके आसपास हर तरह का वातावरण, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो इन सब के बीच में से एक राह निकाल के, अगर मैं कंटेम्प्रेरी शायरी जो हमारी है उसके लिहाज से बोलूं, तो वो जैसे निदा फाजली साहब की गज़ल है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों। उसमें एक शेर है कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। तो यही है जिंदगी। और मुझे लगता है कि शिव जो हैं वो यही मैसेज देते हैं इंसान को, मनुष्य को, कि इस जगत की जितनी भी कुरीतियां हैं उन्हें तुम्हें देखना है अपनी दृष्टि से, और फिर अपनी दृष्टि को विकसित करना है, और जितना कुछ हो सके आप अपने आसपास के विष को वो धारण करके और फिर अपना उद्धार अपनी तरह से करना है। क्या भविष्य में भी ऐसी कुछ और योजनाएं हैं इस तरह की? हाँ, हमने सप्तपदी कर ली है। ये भी एक आशुतोष राणा जी का ही वो था कि होता ये है कि हम विवाह मंडप में जब जाते हैं तो 7 वचन जो है वो कन्या लिया जाता है, कन्या की तरफ से होते हैं, और 5 जो है वो वर देता है। पता किसी को नहीं होते, ले सब लेते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता था? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब ये हो गया शिव तांडव, तो फिर उन्होंने कहा कि ये सप्तपदी भी जो है हमें करना है। इस तरह की और भी चीजें सामने आएंगी। तो अब आपको पता होगा कि आप क्या कहने वाले हो विवाह मंडप के बीच में बैठ के। जो तो अभी पंडित ने पढ़ दिया तो आपने उसको कहा दिया, हाँ भाई हाँ ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अब आप उसको समझ भी लो कि आप क्या कह रहे हो, क्या आपसे कहलवाया जा रहा है और क्या आपसे वचन लिया जा रहा है। बहुत सुंदर। जब आप वो पढ़ रहे थे शिव तांडव स्तोत्रम, तो आपने बाद में ये बात कही कि आपकी आंखें इसलिए भी नम हो गई क्योंकि वो आप अपनी माँ से किसी तरह से रिलेट करते हैं। आपकी वो गज़ल भी बहुत मशहूर हुई, माँ वाली। कौन सी बात है ऐसी जिसे आप आज भी वैसे याद करके और इतने संजीदा हो जाते हैं आलोक? मुझे लगता है कि हम जो है ना, बहुत सारी दुआओं का प्रतिफल होते हैं। मनुष्य जो होता है वो बहुत सारी यात्राओं के बाद का एक पड़ाव है। अगर आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जिस योनि में आते हैं, तो चूंकि मैंने जैसे पहले कहा कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और इन चीज़ों को बहुत मानता हूँ, जो नहीं मानते उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पड़ाव है जो योनियों का उत्कृष्ट है। देवों ने मनुष्य को बहुत विचार के बाद गढ़ा होगा। तो जब आप इसमें आते हैं तो आप सिर्फ आप नहीं होते हैं। मेरा शेर है कि मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं। बहुत सारी दुआओं का प्रतिफल होते हैं आप, माता पिता, आपके रिश्ते। कोई अगर ये कहता है कि वो सेल्फ मेड है तो वो झूठ बोल रहा है, वो गलत कह रहा है। वो सेल्फ मेड नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा रही हैं, ये क्या है? ये मैं सेल्फ मेड हूँ? नहीं। क्यों? आपने एक माध्यम मुझे दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मेरे जीवन में एक सहयोग दिया, तो मैं अपने आप को सेल्फ मेड कैसे कह सकता हूँ? ठीक इसी तरह हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जीवन में कि हम ये मानने लगते हैं कि भाई हम स्वयंभू, मतलब
अहम ब्रह्मास्मि, वो मनुष्य की मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी कोई भी व्यक्ति सेल्फ मेड नहीं होता। और मेरे भावुक हो जाने का या जज्बाती हो जाने का कारण ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जैसे कोई रचना है, अम्मा है या कोई भी रचना, बाबूजी या कोई गज़ल, कोई रचना, कोई भी काम जो मैं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको ऑपरेट कर रहा है ना। अपन कहते हैं ना, देखिए बड़ों से सुना है अपन ने, कितनी बार सुना है, क्या सुना है यार, हमारा जीवन बड़ा सहज सरल, पता नहीं कौन से हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे, कोई हमको संताप नहीं है। ठीक वैसे ही यार, पता नहीं यार क्या चल रहा है जिंदगी में, पता नहीं कौन से पाप किए थे, कौन से कर्म हमारे बुरे थे। ये क्यों होता है, ये क्यों जुमले आते हैं आपके उसमें, ये आपके सबकॉन्शियस में आए क्यों? ये इसलिए आए क्योंकि आप उसमें बिलीव रखते हैं। आप एथिस्ट हैं तो आप नहीं मानेंगे, आप केमिकल एक कॉम्बिनेशन मानेंगे खुद को, ठीक है। लेकिन अगर आप एथिस्ट नहीं हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, मेरा तो अब धरती, पवन, गगन, समीरा, इनसे बना हुआ हूँ मैं, वो जो हमारी माइथोलॉजी कहती है। तो मेरा जज्बाती हो जाना उन भावनाओं के प्रति मेरा समर्पण है जिन्होंने मुझे गढ़ा है। बहुत सुंदर। आप की माँ बहुत उर्दूदा थी, कहीं पे मैंने सुनी ये बात कि उर्दू के प्रति जो आपका लगाव था वो आपको आपकी माँ की तरफ से मिला है। और मुझे लगता है आपसे बातचीत करके कि आपका आपके व्यक्तित्व पे आपकी माँ का प्रभाव अधिक है ना। उसकी वजह है, क्या होता है कि शैशव अवस्था में, बचपन में, कहते हैं हम बचपन अबोध होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बचपन सबसे ज्यादा शार्प होता है। उस पर एक बार जो अंकित हो जाता है वो फिर ताउम्र रहता है। और बचपन ही वो एक अवस्था होती है जहां आप ये जान लेते हैं कि कौन आपके फेवर में ज्यादा है, कौन आपके फेवर में कम है। परिवार में मम्मी पूरी तरह से थी, तो माँ पूरी तरह से थी, और मेरे पूरे परिवार में नौकरी प्रथा थी। मेरे माता पिता दोनों शासकीय सेवा में थे, मेरे भाई तीनों बहुत अच्छे पदों पर थे, एक मैं ही था जिसको लेखन में 15-17 बरस की उम्र से रुचि हो गई थी। और पिताजी विरोध में नहीं थे, उनका भी जो विजन था वो ये कि भाई पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, शायर वायर तो लोग बुढ़ापे में भी बन जाते हैं, या कलाकार करना है, कोई साधना करना है। तो एक बार बहुत जबरदस्त जो है वो घर में हंगामा खेजी जिसको कहते हैं, तो बहुत अच्छे से पिताश्री ने हमारा एक दिन स्वागत किया। तो हम रोते हुए माँ के पास गए कि देखिए ये जो भी इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है, शारीरिक अत्याचार किया है, कोई बात नहीं, वो पिता हैं, उनको अधिकार है, लेकिन हम काम तो वही करेंगे, लेखक बनेंगे। और एक दिन हमारी जो गजलें या हमारी पोएम्स हैं वो जगजीत जी, पंकज उदास साहब, बच्चन साहब, ऐसे लोग सब बड़े बड़े पढ़ेंगे। तो मेरी माँ जो थी उन्होंने एक ही, भाई बहन थे? मेरे 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा जवाब में कि आमीन, जो मेरी पहली किताब का नाम भी है। तो बस ऐसे शुरुआत हुई, और फिर उसके बाद पढ़ते गए। भाई बहनों में भी होता था ये, पिताजी ने किया था हमको सबको। मेरी एक बार हुई जो बहुत ऐतिहासिक थी। अच्छा, ऐतिहासिक। हाँ, उसी के बाद मैंने ये प्रण लिया था कि नहीं, अब इसका जो उत्तर है वो बहुत ही आदर पूर्वक बड़ा लेखक बन के देना है, ताकि इनकी ये जो एक सोच है कि भाई व्यक्ति जो है वो कमाई सिर्फ नौकरी से या किसी पेशे से कर सकता है, तो मैंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो वो एक बहुत सकारात्मक उत्तर, मतलब ये कहिए कि 1995 में उनका देहांत हुआ, तब तक वो काफी कुछ मान चुके थे कि हाँ ये राह पर है और ये कुछ कर लेगा। आलोक, आपको रिश्तों का कवि कहा जाता है। आपकी एक बहुत सुंदर पंक्ति है, झीने झीने रिश्तों पे कर देती है तुरपाई अम्मा वाली। रिश्तों की बात अगर करें तो रिश्तों को जीना, रिश्तों को संभालना, बचाना कितना चैलेंजिंग लगता है आज के दिनों में, एक शायर होने के नाते, क्योंकि संजीदा इंसान है आप, और आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है कि चीज़ें बदल गई हैं बहुत? क्या अब अम्मा की तरह कोई इन रिश्तों को तुरपाई कर पाता है? क्या अम्मा यहाँ पे आपको याद आती हैं, मिस होती हैं? या फिर बाकी रिश्तों में भी दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, ये भी एक तरह का रिश्ता ही होता है जहाँ हम घर से ज्यादा वक्त बिता रहे होते हैं। मुझे लगता है मैंने ही नहीं, इस आधुनिक समय में एक बहुत बड़ा दौर गुजरा, उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। कोविड, जिस वक्त हम लोग करीब करीब 1.5-2 बरस घरों में रहे, क्या होता है हम ना अपने फेलियर से सीखते हैं।
असफलता से सीखते हैं कि हमसे गलती क्या हुई, है ना। हम लोग जिस तेजी से दौड़ रहे थे, मैं भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, उस भारतीय समाज को पहली अक्ल जो है वो कोविड के दौरान आई, रिश्तों के बारे में। आलोक, उस दौरान रिश्ते बने भी और रिश्ते खराब भी हुए, खराब रिश्ते अच्छे भी हो गए, अच्छे रिश्ते थोड़े खराब हो गए। आप इसको पॉजिटिव देखिए जी, आप इसको पॉजिटिव यूं देखिए कि लोग रहे और लोगों को रिश्तों की और जिंदगी की समझ में आई। बहुत करीब करीब के लोग जब एक ऐसे उसमें चले गए दौर में, तो लोगों को ये समझ में आया कि यार हम इनके साथ थोड़ा और जी लेते, है ना। तो मुझे लगता है आप इस कार्यक्रम के दौरान कई लेखकों से और कई कलाकारों से बात करेंगी, तो मैंने जितने लोगों से बात की है 90% लोगों ने, राष्ट्रीय जी, मुझे यही कहा, ये जो दौर था, इस दौर ने हमें रिश्तों के करीब ला के रख दिया। मैं एक सीरीज करता हूँ, उसमें पिछले ये सवाल था मेरा आपसे कि पत्रकारिता में क्या कर रहे हैं। जिनकी 50 साल से ज्यादा की साहित्यिक यात्रा है, उनके मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ इन दिनों। उसमें मैंने जावेद अख्तर साहब से बात की। तो मैं जब उनको इंटरव्यू कर रहा था, तो उसमें ऑफिशियली उन्होंने बोला कि भाई ये कोविड ने तो हमको बहुत करीब ला दिया अपने घर, वरना हम तो भागते घूम रहे थे। मतलब वो शबाना जी के हवाले से ये बात कह रहे थे। तो आपका सवाल ये था कि रिश्तों के बारे में, मैं ये पूरी भूमिका और उसके बाद सिर्फ ये कहूंगा कि आप कितना भी मसरूफ रहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्यों किसी और का एग्जाम्पल दूं, मैं अपने ही घर का एग्जाम्पल देता हूं कि एक रोज अंशल 2 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया। तो मेरे स्वभाव में हल्का सा कि अरे कैसे 2 दिन का बोला था, 1 दिन और उसने एक्सटेंड कर लिया, क्यों 1 दिन एक्सटेंड कर लिया। ये तो मेरी जो पत्नी है नीतू, उन्होंने कहा अच्छा वो घर में रहता है तो आप बात नहीं करते हैं। तो मैंने ये कहा, मैं कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे बात करता हूँ नहीं करता, या वो मुझसे बात कर पाता है नहीं कर पाता, फर्क इससे पड़ता है कि मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली बात ये है कि कंसर्न आपका जो है ना, कि जो भी आपके अपने हैं, आपके अपने रिश्ते हैं, उनसे आपका कंसर्न जो है शार्प होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने आप से निकल के अपने सामने जो एक रिश्ता है उसमें भी आत्मसात होकर अपने आप को देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि रिश्ते जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं आपको बनाने, सजाने, संवारने में। आपकी जिंदगी को आप डिमोटिवेट होते हैं तो आपको मोटिवेट करने में, आप भटकते हैं तो आपको राह पे लाने में। नीतू कहाँ कैसे मिली आपको? मैंने सुना था वो बिल्कुल आपके करीब थी, लेकिन वर्ष लग गए ये जानने में कि यही मेरी हाँ, बड़ा दिलचस्प था। मेरी इधर उधर बातें चल रही थी। हम लोगों की अरेंज मैरिज है दोनों की, लेकिन तो जानते थे दोनों एक दूसरे। जी जी जी। उनके जो भाई हैं वो मेरे साथ पढ़ते थे स्कूल लाइफ में। उसके बाद हम लोग सब अलग अलग हो गए। करीब 10 बरस में हमारा कोई राब्ता नहीं था। जब मेरे विवाह की बातें चली और इधर उधर का सब देखा जा रहा था, तो मेरे जो मुझसे बड़े भाई थे जिनका देहांत हो गया, तो एक रोज चूंकि संयुक्त परिवार है तो एक दौर घर में घमासान हो गई। माता पिता नहीं थे, तो भाई घमासान किस बात पे? घमासान इस पर हुआ कि भाई माता पिता नहीं है, इसका क्या मतलब है, छोटे भाई को किसी से भी ब्याह देंगे, मतलब उसकी पसंद का ख्याल रखा जाएगा। तो मुझसे पूछा गया, तो मैंने ये कहा कि देखिए साहब, ऐसा है, आज से कोई 10-12 बरस पहले मैं घर में जाया आया करता था और उनसे मेरा कोई इस तरह का प्रेम संबंध न रहा, बड़ा आदरणीय सा संबंध था। और अगर वो हो और उनका विवाह न हुआ हो और वो अगर स्वीकार कर लें उनके परिवार के लोग, तो आप जाएं और जाके बात पक्की कर दें, मुझे देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हमारे भाई गए और वहाँ उस समय मोबाइल तो था नहीं। उन्होंने फ़ोन किया, हाँ भाई ये हैं भी और अविवाहित भी हैं, बताओ क्या करना है। तो मैंने कहा सर अगर वो मान जाएं तो आप भी अपनी तरफ से हाँ कर दीजिए और चले आइए। लेकिन ऐसा कैसे आलोक जी कि इतने समय से आप उनको जानते थे, 10 साल का फर्क हुआ बीच में, हाँ, 10 से 12 साल। हाँ, और आप एक कवि होने के नाते कभी कोई ऐसी नहीं कभी नहीं। ये पूरी ईमानदारी की बात है। आप ये तो अभी तो आप रेनबो की तरफ से बात कर रही हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से भी मुझे जानती हैं, तो आप नीतू से भी पूछ सकती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर वो अविवाहित हैं और उनको रिश्ता मंजूर है, उन्होंने भी मतलब वो जहन में थी कहीं, आप जहन में मैं नहीं कह सकता कि 10 साल के बाद आप कह रहे हमारे साथ में हाँ ये हुआ है, जाया करता था। अच्छा देखिए, इसमें उनके भी बड़कपन को हमें सलाम करना होगा कि उन्होंने भी ये इच्छा जाहिर नहीं की कि अच्छा आलोक
हाँ हाँ वो हमारे यहाँ आते थे और ऐसा। तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि नहीं हमें देखना है फिर हम कंफर्म करेंगे कि भाई इतने 10 बरस में पता नहीं कहीं टूट फूट तो नहीं गए, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। ऐसा कोई उन्होंने संदेह जाहिर नहीं किया, ना कोई इच्छा जाहिर की, और ना इधर से मैंने कहा हाँ ठीक है ना, भली भांति हैं, अविवाहित हैं, आगे और अविवाहित, अगर नहीं रहती हैं अविवाहित तो वापस आ जाते। अच्छा। मतलब क्या था, फिर कोई और घर ढूंढते खोजते। थोड़ा सा वापस आपके मुशायरों की तरफ आते हैं। पहले मुशायरे जो हुआ करते थे वो देर रात शुरू होते थे, 10-11 बजे के आसपास, और फिर सुबह तक चलते थे और लोग बड़े मंत्रमुग्ध से बैठे हुए भी होते थे। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि मुशायरे इतने रात तक अब नहीं होते और आपके तो बहुत सारे सोलो शोज होने लगे हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की वजह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या हुआ है कि देखिए, पहले बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रथाएं और परंपराएं, जैसे पहले रामलीलाएं होती थी, आपको ये भी देखना होगा कि अब तो रामलीलाएं नहीं होती गाँवों में, शहरों में। बहुत अच्छे वाले रंगमंच के नाटक होते थे, बहुत कम जगहों पर सिमट के रह गए। और इसी तरह बहुत अच्छे स्तर के कवि सम्मेलन, मुशायरे और बैठकें होती थी, वो भी अब ना के बराबर। इसका कारण मैं मानता हूँ आज का जो दौर है, आज की जो जिंदगी है, जिसमें मसरूफियत बहुत हो गई है और जो एंटरटेनमेंट के, मन बहलाने के और ज्ञान अर्जित करने के जो माध्यम है वो बढ़ गए हैं। एक हथेली पे हिंदुस्तान क्या, मतलब पूरा विश्व समझ कर आ गया है। तो जिसे देखना होता है वहां देख लेता है, जिसको ज्ञान अर्जित करना होता है, कुछ को सुनना होता है तो वो वहां पर सुन लेता है। तो अब क्या हो गया है कि हम लोगों की बैठ के सुनने की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जा रही है। इसी तरह क्या हो रहा है कि जॉनर्स इतने हो गए हैं कि पहले पता चला कि साहब एक साल में एक शहर में एक ही कार्यक्रम हो रहा है, कवि सम्मेलन या मुशायरा, बड़े शिद्दत से लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, रातों को रजाइयां लेकर और शॉल लेकर बैठे हुए हैं। अब यह हाल है कि अब शहर में 4-4, 6-6 प्रोग्राम हो रहे हैं अलग अलग जॉनर के, तो लोग उसमें डिवाइड हो चुके हैं। नहीं, प्रोग्राम्स तो पहले भी हुआ करते थे, चाहे क्लासिकल। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अब लोगों के पास ना तो उतना पैशन रहा है, ना पेशेंस रहा है। तो दोनों बातें, ना पैशन रहा है सुनने का, ना पेशेंस रहा है। लेकिन एक कवि होने के नाते, एक शायर होने के नाते, जब दर्शकों के बीच में आप होते हैं, वो जो तालियों की आवाजें होती हैं, वो जो वाहवाही होती है, वो जो दोबारा सुनाने की अपील की जाती है, वो तो अभी भी होती है। जो आप जिस सोलो शो की बात कर रही हैं, अभी हाल में मेरा जयपुर में कार्यक्रम था, नगमा सहर साहिबा मुझसे सवाल जवाब कर रही थी आपकी तरह, वो लोग बैठे थे, पूरा एंजॉय कर रहे। अच्छा, मुझे भी अच्छा लग रहा था। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप 5,000 के मजमे में पढ़ रहे हैं, आप लाल किले का मुशायरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10,000 की ऑडियंस है, लेकिन आपकी जद में, आपकी निगाहों में वही 100, 200, 300 लोग हैं जिनसे आपका आई कांटेक्ट बन रहा है, और उन्हीं की आपको वाहवाही और दाद और वो सब मुकर्रर इरशाद सब सुनाई दे रहा है। ये ठीक है कि आपने 20,000 के मजमे में पढ़ा, 30,000 के मजमे में पढ़ा, लेकिन आपकी जद में तो वही लोग हैं ना। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ उतने ही लोग हैं जिन्हें आप देख पाते हैं उस 5,000 की भीड़ में भी। वो सिलेक्टेड 100-200 लोग बहुत कंसंट्रेट होकर आपको सुन रहे हैं। तो मुझे तो, मैं सच बताऊं आपको, मुझे तो इसमें ज्यादा लुत्फ आने लगा है। और ये बड़ा कॉम्पैक्ट होता है कि आप जाते हैं, जैसे आप बात कर रही हैं मेरी जर्नी के बारे में, ऐसे बात करते हैं और फिर अपनी प्रतिनिधि रचनाएं सुनाते हैं। आप पर पूरा प्रोग्राम केंद्रित होता है, फोकस्ड होता है, यानी कि फोकस अच्छा लगता है। फोकस अच्छा लगता है। दूसरी बात, अब मैं इसका एक और रूप बताता हूँ आपको। इसका दूसरा रूप ये भी हो रहा है कि कुछ 2-3 पोएट बैठे हुए हैं। जैसे अभी मैं अमेरिका गया था जी, तो वहां मैं था, जावेद अख्तर साहब थे, और हमारे पड़ोसी मुल्क की एक बहुत ही मुहज्जब शायरा है अम्बरीन हसीब अंबर। हम लोग 2 घंटे पढ़ते थे, लोग तल्लीनता से, फॉलोड बाय डिनर मुशायरा होता था। अमेरिका के 15 शहरों में वो मुशायरे हुए और कविता पाठ हुआ तीनों का, और हमने बहुत एंजॉय किया। 500 की गैदरिंग है, कहीं 700 की गैदरिंग है, कहीं ऑडिटोरियम फुल जैम पैक है, कहीं पर 100-200 लोग भी सुनाए हमने। बहुत ज्यादा समय के लिए आप कब बाहर रहे? कभी ऐसा? मैं अमेरिका के मुशायरों में कितना वक्त? 2 महीने, कई बार। अंचल याद आता है आपको? हाँ बिल्कुल, घर याद आता है। हाँ, मैंने गजल भी कही है कि वही आंगन, वही खिड़की, वही दर याद आता है। वही आंगन, वही खिड़की, वही दर याद आता है। अकेला जब भी होता हूँ मुझे घर याद आता है। बहुत सुंदर। कभी अंचल ने ये शिकायत की कि पापा आप महीनों बाहर रह जाते हैं और जब मैं 3 दिन के लिए बाहर जाता हूँ तो आप मुझसे शिकायतें करते हैं और कहते हैं कि तुमने एक्सटेंड क्यों कर ली अपनी छुट्टी, या कुछ ऐसा? उसका लॉजिक होता है, मैं पैसे कमाने जाता हूँ। तो मेरे पास ये लॉजिक होता है। हाँ, और नीतू जी को क्या लॉजिक देते हैं आप? नीतू जी के लिए लॉजिक बड़ा क्लियर है। मतलब नीतू जी को हर उस चीज से मोहब्बत है जिससे मुझे
स्नेह है जिससे मेरा मन रमता है। मतलब वो बहुत समर्पित हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ। और बहुत समर्पित साथी हैं वो, और अंशल के लिए, मेरे लिए और अपने परिवार के लिए। और एक जो खूबी मैं उनकी देखता हूँ, दिल्ली हम लोग करीब 20 बरस हो गए आए हुए, और हमारा जो परिवार है वो भोपाल में विदिशा में रहता है। तो मैं ये गौर करता हूँ कि दोपहर का जो वक्फा है उन्होंने बहुत ही चतुराई, बहुत समझदारी, बहुत निपुणता के साथ बड़े अच्छे से सेग्रीगेट कर रखा है। आज वो मेरी सबसे बड़ी भाभी से बात करती हैं, कल वो मेरी मझली भाभी से बात करती हैं, परसों मेरी छोटी भाभी से बात करती हैं। रिश्तों को बहुत अच्छे से मैं जैसे रचनाओं में पिरोने की कोशिश करता हूँ, वो अपने संस्कारों में, अपनी जिंदगी में पिरो के रखे हुए हैं। और मुझे ये स्वीकार करते हुए बिल्कुल भी मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरे परिवार से मुझसे अधिक वो कनेक्ट रहती हैं। बहुत सुंदर। आलोक जी, आपकी ही लिखी एक गजल मुझे याद आती है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। यहाँ ये जानना मैं चाहती हूँ कि ये गजल आपने कब लिखी, और ये फासला तय करने के लिए ये जो हौसला मिला आपको वो कहाँ से मिला, और ये किस फासले का जिक्र है इसमें? इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है कि बहुत अर्ली एज में मैं जगजीत जी से मिला था, और मैंने उनसे कहा कि बस एक सपना है कि मेरी गज़ल आप गा दें। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, 5 सेकंड ठहरे और कहा कि अच्छा, ऐसे कैसे गा दें, रातों रात स्टार बना दें। थोड़ा सा मश्क करो, थोड़ी मेहनत करो, सीखो गज़लों की। आप बहुत करीब थे उनके। बहुत करीब। बाद में तो बहुत, जब मैं दिल्ली आ गया तो उसके बाद तो बहुत उनसे मुलाकातें होती नहीं। तो एक रोज़ ये हुआ कि उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा, देखो वो तुम्हारा जो शेर है ना कि वो सज़ा दे के दूर जा बैठा, किससे पूछूं मेरी ख़ता क्या है, जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, सब उसी का है, आपका क्या है। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कोई 20 बरस पुरानी बात है। मैं तो बहुत, जैसा मैं हूँ, जज्बाती हो गया। तो बोले कि लेकिन इसका मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मतलब कुछ था कि बेवफा है कि बावफा क्या है, उसके बारे में सो बड़ा ट्रेडिशनल सा मतलब था। लेकिन कोई बात ऐसी हो जो ठक से दिमाग पे लगे। और उनकी ये थ्योरी थी, वो कहते थे कि जो बात एकदम दिल से निकले वो एकदम दिल पे लगती है। तो वो पोएट्री वो सिलेक्ट करते थे। तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगी कि उस रोज हमने फोन पर करीब 10-12 मतले उनको अलग अलग सुनाए, और फिर अचानक से अपनी जिंदगी में झांका कि भाई रिश्ते थे, माँ थी, आसपास के और जो लोग थे जिन्होंने मोटिवेट किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो फिर ये मतला हुआ कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो उन्होंने कहा ये चीज चाहिए थी, और ये करीब 10 या 12 मतले कहने के बाद ये मतला हुआ था, और ये निकला अंदर से ही, जिंदगी के अपने तजुर्बों से, अपनी जिंदगी के अनुभवों से निकला। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। और अब तो सोशल मीडिया पे आजकल इतना वायरल होता है, ये हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इसको कोट कर देता है। आलोक जी, पिछले दिनों एक और आपका काम सामने आया राष्ट्रपति के संदर्भ में, और ये जानना चाहूंगी कि वो काम कैसे मिला आपको, और फिर यकीनन बड़ा अलग अनुभव रहा होगा। वो सचमुच में बहुत अच्छा अनुभव था, और उस अनुभव ने मुझे गौरव बहुत दिया। मतलब मैं जैसे होता ना कि आप अपने किसी काम पर बड़े इतराते हैं, है ना, कि ये काम मेरे से अच्छा हो गया। तो ये कैसे आप तक आया, कैसे ये दरअसल राष्ट्रपति भवन जो है वो किसी ऐसे लेखक की तलाश में था जो फिल्म मेकर भी हो। तो वंस अगेन एक शाम राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी जो थे वो बम्बई में हमारे एक मित्र के यहाँ बैठे हुए थे, और इत्तेफाक देखिए कि वहीं पे आशुतोष राणा बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमको राष्ट्रपति जी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है, उनकी लाइफ पर, रामनाथ कोविंद जो हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति हुए, और उस समय वो राष्ट्रपति भी थे। तो ऐसा कोई व्यक्ति बताइए बम्बई में जो ये काम कर सके। हम 2 बड़े लेखकों को ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वो उस अपेक्षा तक खरे नहीं उतरे। तो आशुतोष जी ने कहा कि भाई आप बम्बई का लेखक और फिल्मकार क्यों तलाश रहे हैं, आपके तो दिल्ली में ही एक लेखक और फिल्मकार हैं, और आप वहीं बैठे थे। और मैं नहीं वहां बैठा था। अच्छा। मैं वहां मौजूद नहीं था। फिर मुझे राष्ट्रपति भवन से फोन आया
कि भाई आपका नाम हमको आशुतोष राणा जी ने सुझाया है। तो मैंने सबसे पहले उन्हें फ़ोन लगाया, धन्यवाद बोला, और फिर मैं राष्ट्रपति भवन गया और महामहिम राष्ट्रपति से मेरी मुलाकात करवाई गई। फिर मुझे ब्रीफ किया गया कि हमको ये पूरी लाइफ जो है परौंख जहाँ से वो चले और राष्ट्रपति भवन तक की पूरी यात्रा, उस पर एक सिनेमा बनाना है, उस पर एक फिल्म बनानी है। तो मैंने वो एक 10 मिनट का उनको सेगमेंट बना के दिखाया पूरी फिल्म बनाने से पहले। वो उनको बहुत पसंद आया, ये मेरा सौभाग्य। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यही एक लाइन ऑफ फिल्म है और आप इसको पूरा कीजिए। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं जिस राष्ट्र का नागरिक हूँ उसके राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति रहते मैंने फिल्म बनाई और वो राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल चैनल पर मौजूद है और उसका बहुत अच्छा प्रीमियम भी हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया उस फिल्म का, और उपराष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी, हमारी इस वक्त जो राष्ट्रपति हैं, इन सब की मौजूदगी में फिर उसकी राष्ट्रपति भवन में स्क्रीनिंग हुई जी। तो मेरे लिए एक भारत का नागरिक होने के नाते मेरे लिए स्वयं के लिए सम्मान की बात है। हम सब के लिए सम्मान की बात है। आलोक जी, ये बताएं कि आपकी जो ये रचना धर्मिता है या जो लिखते हैं आप, क्या इसका कोई प्रभाव या इसका कोई अंश अंचल में है? उसको म्यूजिक से बहुत शौक है और अब आजकल म्यूजिक के साथ साथ वो फिल्म मेकिंग, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, फिल्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट हो गए हैं और अब वो फिल्म मेकिंग की कुछ क्लासेस ले रहे हैं, टेक्निकली जो क्लासेस हैं वो ले रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि परिवार जो था उसको मेरे बड़े भाई, जिनका जिक्र रह गया, मेरे बड़े भाई जो बहुत स्थापित गीतकार थे, तो उनसे जो एक परंपरा हमारे यहाँ रचनात्मकता की चली आ रही है, तो वो अब मेरे साथ मेरे बाद अंशल के पास भी चली गई है। तो एक रचनात्मक कार्य में वो भी लगे हैं। जीवन से कितने संतुष्ट हैं आप? ये सब पूरी कुछ तरह जो आपके आसपास है, पूरी तरह, जो प्रसिद्धि है, परिवार है, लोग हैं, दोस्त हैं, और इस तरह के काम जब आपको करने को मिलते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब मिलते हैं, जो भी आपने बताया कि महामहिम के ऊपर आपको फिल्म बनानी थी, आपके खुद के वीडियोस बहुत सारे हैं जो मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं, गजलों के जो वायरल होते हैं, जो आपने लिखे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जैसे चर्चा की शुरुआत में बात हमारी हो रही थी कि हम ना बहुत सारे लोगों के बनाए हुए होते हैं, है ना, हमारे अपने बनने में, हमारी अपने बनने की प्रक्रिया में हम खुद अकेले नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये सोच लें कि यार हम बहुत अच्छा डिजर्व करते थे, हमें वो मिला नहीं, ये मेरी नज़र में एक बहुत नेगेटिव थॉट है कि हम बहुत अच्छा डिजर्व करते थे, गुरु हमको मिला नहीं, हमें मौका नहीं मिला। आपने उस शख्स को नहीं देखा जो आपके पीछे खड़ा हुआ है और आपसा बनना चाह रहा है, तो आपको ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म आपके जीवन में बहुत ठहराव और सोचने का नजरिया बदलता है, कुछ ऐसा? पूरी तरह से बदलता है, क्योंकि आप ये बॉटल ये रखी हुई है, आप ये क्यों देख रही हैं कि आधी खाली है? आप ये देखिए ना, ये आधी भरी है और आप अभी इससे और प्यास बुझा सकते हैं अपनी थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरा ये मानना है कि जो आपको मिल गया है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। ये एक्सेप्टेंस भी है, ये मजबूरी भी है। नहीं, एक्सेप्टेंस है ये। देखिए, हर मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो नाकाम हो जाते हैं, और नाकाम लोग जब बैठ के कोशिश करने वाले की कोशिश को जुगाड़ का नाम देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे भाई आप कीजिए ना, पूरा वातावरण आपके लिए खुला हुआ है, प्रकृति बाहें फैलाए खड़ी है, आप जाइए काम कीजिए। आप अगर काम नहीं करेंगे, और जिसने काम करके कुछ अर्जित किया है, मैं आज किसी बहुत कामयाब आदमी को कोसने लगूं कि इसने तो ये सफलता इस तरह अर्जित की है, अरे उसने वो किया है, उसने उसके लिए एफर्ट्स किए हैं, वो उसका ड्रीम था। उसने आपको गिरा के अपना रास्ता नहीं बनाया है, उसने अपना रास्ता बनाया है। बड़ी बहुत पुरानी कहावत है कि भैया अपनी लकीर बड़ी करो, दूसरे की छोटी मत करो। तो आप अपनी लकीर बड़ी कीजिए और वहां ये विश्वास रखिए कि जो आपको मिल रहा है वो आपकी कैपेबिलिटी के ही मुताबिक मिल रहा है। हो सकता है आप कैपेबल भी ना हो उसके, और वो दे दिया आपको देवाधिदेव महादेव ने कि चल भाई रख ले। हो सकता है। मैंने जब शिव तांडव किया, जो मैं आपको सुनाते हुए भावुक हुआ, उसका वजह ये है, मैं आपको बताऊं, अभी वो वाला हिस्सा रिलीज नहीं हुआ है। मैं जब शिव तांडव कर रहा था तो उसमें एक शब्द आया, वो शब्द था प्रलीन। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि मुझे वो शब्द के अर्थ नहीं पता थे। मैंने कहा अभी आ रहा है, प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम। ये जो नए मैंने
श्लोक रचे। अब इसमें प्रलीन शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता था और मैंने इसका प्रयोग कर लिया। जो आपने कहा कि आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, मैं क्यों आ गए थे उसका रीजन बता रहा हूं। एक शब्द जिसका मुझे अर्थ भी नहीं पता मैंने रख लिया और उसका वही अर्थ निकला जो होना चाहिए था वहां पर जरूरी। तो ये क्या है? ये मुझे लगता है कि आपको तो पता है कि आपको ये ज्ञान ही नहीं है, फिर ये कैसे आ गया? तो यानी कोई ना कोई एक सुपर पावर है जो आपसे ये काम करवा रही है, तो आप उसके प्रति कृतज्ञ होइए, धन्यवाद ज्ञापित कीजिए अपनों का, अपने बड़ों का, और आगे बढ़िए। ये मत रोइए कि अरे हम डिजर्व करते हैं मिला। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए आलोक, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले कामों के लिए जो आप कर रहे हैं, और धन्यवाद आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।